वेलकम टू न्यू वीडियो। और डिस्क्लेमर सेम है। रिवीजन पर्पस के लिए वीडियो बनाई जा रही है। और आप इससे जो भी चैप्टर्स हैं उनको किस डेप्थ में पढ़ना है वो समझ सकते हैं, बट ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, आज ये वाला चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हम लोग देखेंगे क्या क्या। पहले तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड कि भैया, पहले तो स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इसमें इलास्टिसिटी होती है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड एक हुक्स लॉ है, उसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड देखेंगे। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे सरफेस टेंशन होती है, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स होता है, कैपिलरिटी होती है, विस्कोसिटी होती है, प्रेशर होता है, अपथ्रस्ट फोर्सेज होते हैं। अपथ्रस्ट फोर्स और बॉयंसी से रिलेटेड एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, और उससे लॉ ऑफ फ्लोटेशन डिराइव होते हैं, तो उनको हम देखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। उसमें कुछ खास है नहीं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट है जो कि सबको पता ही होता है ना। तो स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ मैटर से। सॉलिड, सॉलिड किसे बोलेंगे? जिनका फेस फिक्स्ड शेप हो और फिक्स्ड वॉल्यूम हो, दोनों चीज़ें फिक्स हो, वो सॉलिड बोले जाएंगे। लिक्विड किसे बोला जाएगा? केवल वॉल्यूम फिक्स हो, शेप फिक्स ना हो। गैस किसे बोला जाएगा? ना तो वॉल्यूम ना तो शेप फिक्स हो, जिसमें भी डालोगे वहीं पे, और प्रेशर और उसके वेरिएशन के हिसाब से वॉल्यूम वेरी कर सकता है ना। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज से। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होती है भाई? प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस टू गेन इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड व्हेन वी रिमूव एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा के हमने किसी चीज़ को डिफॉर्म कर दिया। ये रॉड इतनी बड़ी थी, हमने इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, तो अब क्या होगा? अब जैसे ही अगर हम फोर्स हटाते हैं और ये रॉड वापस अपने शेप में आ जाती है, तो हम क्या बोलेंगे? ये मटेरियल इलास्टिक था। अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे? ये प्लास्टिक मटेरियल था। ठीक है। इलास्टिक इलास्टिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? गेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग फोर्स। फोर्स रिमूव करने के बाद ओरिजिनल शेप ले लेते हैं, जिसमें क्वार्ट्ज को परफेक्टली इलास्टिक माना जाता है। स्टील और रबर भी इलास्टिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है। प्लास्टिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो अपना भाई, जब हम फोर्स हटाते हैं तो वो नॉर्मल शेप नहीं ले पाते, वो परमानेंटली कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आ जाता है, मतलब लेंथ विड्थ कुछ ना कुछ गड़बड़ जाती है, तो उसे प्लास्टिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। वैक्स उसका परफेक्टली इलास्टिक कंसीडर किया जाता है, होता नहीं है, कोई भी चीज़ परफेक्टली इलास्टिक या प्लास्टिक नहीं होती, बट कंसीडर करते हैं। क्ले जो होता है वो भी प्लास्टिक सब्सटेंस का एक एग्जाम्पल है ना। अब आते हैं स्ट्रेस पे। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज अ इंटरनल रिएक्शन फोर्स which tries to maintain object's shape when applied to external pressure, equal and opposite to external pressure at each and every section of object, है ना। अब क्या, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि पहले बात तो इंटरनल रिएक्शन है। जब हम कोई किसी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। अब वो रजिस्ट करने की कोशिश करेगा कुछ इस तरह से, आप समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा। अगर इस तरह का ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके जो क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन पे पूरे के पूरे पे वो फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या होगा? सिग्मा बोलते हैं उसे, एफ बाई ए। स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेन क्या होता है? जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, लेंथ में, विड्थ में। तो वो जो एक्चुअल शेप है और जो चेंज है, उसका जो एक्चुअल शेप और चेंज का जो रेशियो है, उसी को स्ट्रेन बोलते हैं। उसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि जो स्ट्रेन है उसको हम कुछ इस तरह से करते हैं कि जैसे अगर हाइट में हमें डिफरेंस आया और एक्चुअल हाइट है हमारी, तो वहाँ पे हाइट हाइट कट जाती है, मतलब दोनों के मीटर ही होते हैं, तो वहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं होती है स्ट्रेन की। हुक्स लॉ क्या होता है? यदि विद इन इलास्टिक लिमिट हम किसी चीज़ में स्ट्रेस डेवलप करें,
तो वो स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा हुक्स लॉ बोलता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और यहाँ से एक कांस्टेंट निकल के आता है, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट बोलते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट। ये सॉलिड्स के खत्म हो गए, इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, चारों चीज़ें पढ़ ली हमने। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड पे आते हैं, एक एक करके देखेंगे फटाफट। सरफेस टेंशन, इलास्टिक टेंडेंसी ऑफ ए फ्लूइड सरफेस विच मेक्स इट टू एक्वायर द लीस्ट सरफेस एरिया पॉसिबल। मतलब अगर कोई भी सरफेस है तो वो अपना लीस्ट सरफेस एरिया गेन करने की टेंडेंसी रखती है और वो चारों तरफ से खिंचा हुआ महसूस करती है, उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। सरफेस टेंशन जो होता है फोर्स अपॉन लेंथ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये क्या किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? एक तो नेचर, टेम्परेचर, और जो मीडियम जो प्रेजेंट है उसके दूसरी तरफ, मतलब लिक्विड के साथ कौन सी चीज़ है, लिक्विड किस चीज़ में भरा हुआ है, वो उस पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ सरफेस टेंशन घटता है, ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे ये जीरो हो जाएगा सरफेस टेंशन। इफ लिक्विड वेट इज नेग्लिजिबल, यदि लिक्विड का वेट नेग्लिजिबल हो तो स्पेरिकल शेप वो ले लेता है। रेन वाटर ड्रॉप हो गई, सॉफ्ट बबल हो गए, ये सब स्पेरिकल शेप में इसीलिए मिलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम विथ लेस एरिया, ये ध्यान रखिएगा। जो लेस एरिया के साथ, लेस एरिया ही क्यों लेने की कोशिश करता है? क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी उसे मिनिमम लगती है। ठीक है, सरफेस टेंशन हो गया। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? जैसे वाटर है और वाटर भरा हुआ है ग्लास में, ग्लास है, वाटर है, और वाटर ग्लास में अगर भरा हुआ है ना, तो दो फोर्स लगते हैं। एक तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में कुछ फोर्स लगाएंगे आपस में, एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो ग्लास के मॉलिक्यूल में भी फोर्स लगाएगा। ये बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा धीरे समझेंगे बट ध्यान से। वाटर भरा हुआ है ग्लास में, अब जब ये जो वाटर है, ये सपोज करिए ये वाला वाटर मॉलिक्यूल इस वाले वाटर मॉलिक्यूल पे कोई ना कोई प्रेशर लगाएगा, और ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ग्लास के साथ कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, फोर्स, अट्रैक्शन का। तो अब देखो दो चीजें हैं, एक तो वाटर वाटर में लग रहा है, इसे क्या बोलेंगे हम? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम मैटर। सेम मैटर, वाटर वाटर, वाटर वाटर में जो लग रहा है वो कोहेसिव फोर्स हो गया। ठीक है, और एडहेसिव फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मैटर। मतलब जो पानी का मॉलिक्यूल ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है उसे बोलेंगे हम एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव, कोहेसिव। एडहेसिव फोर्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी चीज़ को भिगाने के लिए। सपोज करो ग्लास में पानी भरा है, ग्लास भीगेगा या नहीं पानी से, ये डिपेंड करेगा एडहेसिव फोर्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे तीन कंडीशंस देखिए, तीन फोर्सेस होते हैं। अब सपोज करो वायल वाटर और ऑयल रिएक्शन होना है ना, तो तीन फोर्सेस होंगे। F1, फोर्स वन, एडहेसिव फोर्स बिटवीन ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर के बीच में सपोज करो हमें पानी भरा हुआ है, उसमें ऑयल का ड्रॉप डालना है ना, या ऑयल भरा हुआ है, या ऑयल भरा हुआ है, इसमें इसमें पानी के ड्रॉप डालने हैं। दो कंडीशन। चलो एक बार फिर से करते हैं, है ना। ये है वाटर और ये है ऑयल, और ये है ऑयल और ये है वाटर। अब दो कंडीशन है, वाटर को ऑयल में डाला, ऑयल को वाटर में डाला, तो होना क्या चाहिए एग्जैक्टली? देखो यहाँ पे तीन फोर्सेस होंगे। एक तो फोर्स वन होगा एडहेसिव फोर्स बिटवीन ऑयल वाटर, ऑयल और वाटर के बीच में होगा। और
मतलब इनके और इनके बीच में एक एडहेसिव फोर्स होगा, वो ये कह रहा है। फिर उसके बाद होगा कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर, ये वाटर वाटर में जो आपस में होगा ये कोहेसिव फोर्स होगा, है ना। और थर्ड होगा कोहेसिव फोर्स ऑफ ऑयल, ये जो ऑयल वाला है इनमें आपस में भी तो फोर्स होगा, तो 3 फोर्स लग रहे हैं। अब कैसे रिएक्ट करेंगे, जब हम वाटर को ऑयल सरफेस पे डालेंगे तो वो क्या होगा, वाटर को ऑयल सरफेस में डालेंगे तो वाटर फॉर्म्स ड्रॉप इन ऑयल, मतलब ऑयल में वो ड्रॉप की तरह फॉर्म होता है, फिल्म नहीं बनाता। क्यों, वाटर ड्रॉप जो है वो ऑयल सरफेस में, जो कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर है ना, वाटर वाटर के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा होता है ऑयल और वाटर वाले एडहेसिव फोर्स है। F2 जो है, F2 जो है वो F1 से ज़्यादा है। जब F2 F1 से ज़्यादा है तो भाई वाटर वाटर आपस में चिपक जाएंगे, वो ऑयल के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे और वो वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में हो जाएगा, तो वो वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में रहेगा, है ना। अब जब यही चीज़ सेम चीज़ हम ऑयल ड्रॉप को वाटर सरफेस पे डालेंगे तो क्या होगा, वो ऑयल फिल्म बनाएगी, क्योंकि जो F1 था एडहेसिव फोर्स वो ज़्यादा हो गया, कोहेसिव फोर्स ऑफ ऑयल, ऑयल ऑयल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा था उससे ज़्यादा तगड़ा बॉन्ड ऑयल और वाटर के बीच में बन गया, तो वो क्या होगा कि ऑयल फिल्म बना देगा वाटर के ऊपर, है ना। अब ये कोहेसिव एडहेसिव फोर्स का कॉन्सेप्ट आगे आता है कैपिलरिटी में। अब देखो कैसे, टेंडेंसी, कैपिलरिटी क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू राइज और फॉल एज ए रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन इन द कैपिलरी ट्यूब। मतलब कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, दोनों एंड पे खुली हुई एक ट्यूब है, जब उसे हम वाटर में डालेंगे तो वाटर क्या होता है कि ये कुछ ऊपर तक चढ़ाता है, इसी को कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, ये ऊपर चले आना वाटर का, ठीक है। तो अब टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू राइज और फॉल एज ए रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन इन द कैपिलरी ट्यूब, ये हो गया कैपिलरिटी। अब दो कंडीशंस होती हैं इसमें, दो कंडीशंस कौन कौन सी, एक तो कंडीशन ये होती है कि ये ऊपर चला आए, एक कंडीशन ये होती है कि ये दूसरी ट्यूब यहाँ पे अगर डालें तो ये हो सकता है वो यहाँ तक भरा हुआ है तो ये नीचे चला जाए, ये, है ना। तो अब ऐसी कंडीशन कब आएगी, ध्यान से देखिए, लिक्विड विच वेट द ग्लास राइजेज अप, मतलब जो ग्लास को भिगोएगा वो ऊपर उठेगा, मतलब क्योंकि वहाँ पे एडहेसिव फोर्स जो है वाटर और लिक्विड के बीच में वो ज़्यादा है कोहेसिव फोर्स से वाटर के, तो इसलिए वो राइज अप करेगा। वहीं पे जो ग्लास को नहीं भिगोएगा वो नीचे चला जाएगा, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे वाटर, एग्जांपल है यहाँ पे मरकरी, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाटर हो गया, सब कुछ हो गया। एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरिटी क्या होते हैं, पेड़ों में जो वाटर और न्यूट्रिशन है वो कैसे ऊपर जाता है, वाटर और न्यूट्रिशन, क्योंकि वो तो जड़ों में होता है, तत्व तक कैसे पहुंचता है, कैपिलरिटी एक्शन के कारण, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू, जाइलम कैपिलरी ट्यूब की तरह बिहेव करता है, ठीक है। फाउंटेन पेन की निब से जो लिखते हैं हम, उसमें भी कैपिलरी एक्शन का है यूज़। जो कैंडल और लैम्प जलाते हैं हम, तेल वाले दिए, तो वहाँ पे भैया नीचे से ऊपर कैसे जा रहा है तेल, कैपिलरी एक्शन के कारण। ये जो कोई भी तेल ओल गिर गया, पानी गिर गया, तो वहाँ पे ब्लॉटिंग पेपर जो होते हैं उनसे जो इनको साफ करते हैं, तो ये कैसे सोख लेते हैं, कैपिलरी एक्शन के कारण, क्योंकि उनके होल्स में, पोर्स में वो लिक्विड भर जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे देखते हैं विस्कोसिटी, ये भी है, यहाँ पे हमने देखा ना, सरफेस टेंशन पढ़ लिया, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स पढ़ लिया, कैपिलरिटी पढ़ लिया, स्ट्रेस स्ट्रेन और ये सारी चीज़ें पढ़ ही ली हैं। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें बची हैं, इतनी चीज़ें हमें और पढ़नी है ना। विस्कोसिटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच अपोजेस द रिलेटिव मोमेंट एमंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड। भाई सपोज करो कि बहुत सारी, कोई भी वाटर है, ज़मीन है, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, ऐसे जाता है, तो ये ज़मीन जो है वो रुकी हुई है, तो ये जो नीचे वाला लेयर है वो इसको भी रोकने की कोशिश करेगा, ये रुकी हुई है, इसको रोकने की कोशिश करेगा, फिर ये वाली लेयर इसको रोकने की कोशिश करेगी, ये वाली इसको रोकने की कोशिश करेगी, इसको रोकने की कोशिश करेगी, इसको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन ये वाली जो नीचे वाली लेयर है इस पर सबसे ज़्यादा फोर्स लगा पाएगी, ये उससे कम इस पे, उससे कम इस पे, उससे कम इस पे, इसलिए जो ग्राउंड लेयर है
वो तो जीरो होगी उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ती जाएगी और टॉप वाली लेयर पे मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। इतना समझ आ गया? ये लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड which opposes the relative moment among different layers of liquid is called viscosity. Measures of fluid resistance to flow. Measures of a fluid's resistance to flow is called viscosity. Bottom layer जीरो वेलोसिटी के साथ होगी, टॉप लेयर मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ होगी. Consequent layers from bottom to top try to slow down the velocity of layer just above it. अपने से जस्ट ऊपर वाली लेयर की सारे लोग रोकने की कोशिश करेंगे, है ना. और वो जो रोकने वाला जो फोर्स है ना, उसी को विस्कस फोर्स बोलते हैं. ये इंटरनल फोर्स होता है, एक्ट ऑन डिफरेंट लेयर्स विच ट्राइज टू अपोज द रिलेटिव वेलोसिटी, है ना. तो इसीलिए टू मेंटेन फ्लो द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. अब जब हम पंप लगाते हैं, मोटर लगाते हैं, तो वो उसमें से क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट करते हैं ताकि वो वेलोसिटी बनी रहे, है ना. तो जैसे ही लिक्विड लिक्विड का जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी विस्कोसिटी घट जाएगी, लिक्विड पतला हो जाएगा, विस्कोसिटी घट जाएगी. गैसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी बढ़ती है, अपोजिट नेचर है, क्योंकि उनका जो अंदर वो कण है ना, वो ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट करना शुरू करेंगे, एक दूसरे से ज़्यादा तेज़ी से टकराना शुरू कर देंगे. इस कारण से उनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है. सॉलिड में कोई विस्कोसिटी नहीं होती है क्योंकि वो फ्लो ही नहीं करते हैं, उनका शेप फिक्स होता है ना. तो यहाँ तक हम क्लियर हो गए. अब आगे बढ़ते हैं, प्रेशर पे आते हैं. प्रेशर क्या है? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया. फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया मतलब किसी एरिया पे अप्लाई किया हुआ फोर्स, वही प्रेशर होता है. P बराबर F/A, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसकी यूनिट होती है. प्रेशर विद इन लिक्विड एट एनी पॉइंट. अगर कोई पानी भरा हुआ है तो उस पर कितना प्रेशर होगा, वो डिसाइड करेगा कि वो किस हाइट, किस डेप्थ में है. P बराबर HdG. डी डेंसिटी, डेंसिटी पानी है तो पूरे की पानी की डेंसिटी होगी. जी ग्रेविटेशनल फोर्स, जी होता है. केवल डेप्थ ऐसी है जो प्रेशर विद इन लिक्विड को डिफाइन करेगी. जितना ज़्यादा गहराई उतना ज़्यादा प्रेशर, ये ध्यान रखना. फिर अपथ्रस्ट फोर्स. अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डाला जाता है तो उसका वेट नीचे की तरफ काम करता है. कोई भी ऑब्जेक्ट है तो जब वो पानी में डाला जाएगा तो वो क्या करेगा, नीचे जाएगा. ये पानी जो है वो खत्म हो जाएगा, है ना. वो क्या करेगा भाई, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, है ना. अब थ्रस्ट फोर्स की हम बातें कर रहे हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, सारा कुछ एक साथ क्लियर करेंगे ना. अब जब कोई वेट है तो ये वेट तो नीचे की तरफ काम कर रहा होगा इसका. अब ये जो वॉल्यूम था, ध्यान से देखो, ये जो वॉल्यूम था ये इसने हटाया है ना पानी से, तो ये पानी से वॉल्यूम हटाया है तो ये पक्का ऊपर की तरफ गया होगा, है ना. अब ये जो है, ये जो वॉल्यूम जो हटाया इसने, इसको हटाने में कोई फोर्स लगा ऊपर की ओर. ऑब्जेक्ट जब लिक्विड में डाला जाता है तो उसका वेट कम दिखता है. वो वेट लॉस जो दिखता है ना, वो एक फोर्स के कारण होता है जो कि लिक्विड ने लगाया था उसके ऊपर. अपथ्रस्ट फोर्स उसी को बोला जाता है. इक्वल्स टू लिक्विड डिस्प्लेस्ड. ये जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ ना, उसी के बराबर होगा वो अपथ्रस्ट फोर्स. हमेशा अपर डायरेक्शन में होगा और सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, ये जो लिक्विड है ना, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वहाँ पे लगेगा. ठीक है. अब थ्रस्ट फोर्स क्लियर हो गया, वेट क्लियर हो गया. ये अब थ्रस्ट फोर्स F लग रहा है. ठीक है. अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है भाई? लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये कहता है कि व्हेन सॉलिड पुट इन लिक्विड टू फोर्स एक्ट. वेट ऑफ सॉलिड W, जैसा कि आप देख रहे हो. अब थ्रस्ट फोर्स F, जैसा कि दिख रहा है ना. तो तीन कंडीशन होंगी. एक कंडीशन होगी कि जो W है, इसने जो इसका वेट था, अगर इसने उस वेट से ज़्यादा नहीं, उस वेट से कम अगर लिक्विड डिस्प्लेस किया, W ज़्यादा हो गया, F कम हो गया, तो ऑब्जेक्ट विल सिंक, डूब जाएगा ये. यदि W F के बराबर हो गया तो ऑब्जेक्ट विल फ्लो. यदि W F से कम है तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को फ्री छोड़ेंगे वो ऊपर चला जाएगा. ये तीन कंडीशन है, ध्यान से, ये इससे क्वेश्चन आते हैं. W ज़्यादा होगा F से, वेट अगर ज़्यादा हो गया तो डूब जाएगा, वो तो सबको पता है. वेट अगर बराबर रहा तो फ्लोट करेगा, वेट कम रहा तो जैसे ही हम उसे छोड़ेंगे वैसे ही वो ऊपर की तरफ आ जाएगा. अब कई बार छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया अगर कोई भी चीज़ है वो डूबी है
कितना डूबेगी। कितना डूबेगी का मतलब सिंक पोर्शन पूछ रहा है सॉलिड का। तो एक फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सिंक सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉलिड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मतलब जो लिक्विड की डेंसिटी है, सॉलिड की डेंसिटी, अगर दोनों चीज़ें पता हो और सिंक और सॉलिड दोनों पता हो, तो मतलब चार चीज़ें हैं, चार चीज़ों में से तीन चीज़ें दी रहेंगी, एक चीज़ निकालनी होगी, तो आराम से निकाल लेंगे आप, इसको याद रखिएगा, है ना। फार्मूला फॉर हाउ मच ऑब्जेक्ट सिंक, मतलब ऑब्जेक्ट कितना डूबेगा उसके लिए। जितना ज़्यादा डेंसिटी लिक्विड की हाई होगी, उतना ज़्यादा सॉलिड सिंक कम करेगा, कम डूबेगा हाई लिक्विड डेंसिटी होने पे। लिक्विड विच इज़ लेस डेंस, अब सपोज करो जैसे पानी है और ऑयल है, तो अगर ऑयल को पानी में डालोगे तो ऑयल डूब जाएगा। जो भी लिक्विड कम डेंस है, कम डेंस, वो फ्लोट करेगा दूसरे वाले पे, भारी वाले पे हल्का वाला फ्लोट करेगा। बस इतना याद रखना है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल खत्म होगी। बाय बाय।